नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट यूपीएससी 2023 के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आए हैं। मतलब संभावित प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तो आज हम लोग 7 से 8 क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। वो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। मतलब प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न को देखते हुए कुछ 7-8 क्वेश्चन को हमने बनाया है आपके लिए। तो आप उसको देखें, उसको समझें और उसको हल करने का प्रयास करें। आज हम आपके लिए जो भी 7-8 प्रश्न लेकर आए हैं उसमें सब लगभग सारे मैथ्स के कुछ टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग सबसे पहले यह देखते हैं कि यह जो टॉपिक है वो सीसेट है, जो 80 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा अभी 28 मई को। बहुत कम समय आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आप इस एपिसोड को देख लीजिए, उसके बाद शायद आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि 2023 में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी तक प्रीवियस ईयर के 12 एपिसोड को आप लोगों ने देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो आप उसको जल्दी से जल्दी देख लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आप उस 12 एपिसोड को देख लेते हैं तो आपकी तैयारी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी के आज हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि कॉलेज में लड़कियों की संख्या उस कॉलेज में लड़कों की संख्या से 50 कम थी। उसके बाद कहा जा रहा है इसके बाद कुछ लड़कियों ने उस कॉलेज में दाखिला लिया और लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:5 हो गया। हाल ही में कॉलेज में शामिल होने वाली लड़कियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम का मतलब कम से कम। लड़कों और लड़कियों की संख्या यहां पे पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब यहां पे लड़के और लड़कियों की संख्या निगेटिव इंटीजर नहीं है और हो भी नहीं सकता है क्योंकि लड़के और लड़कियों की संख्या निगेटिव में थोड़ी होंगे। आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि -5 लड़कियां, ये तो गलत है ना। तो ये नहीं भी लिखते तो इसका मतलब ही है कि पॉजिटिव में ही मान सोचना होता। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, कुछ लोगों ने समझ भी लिया होगा। तो चलिए हम इसको कोशिश करते हैं करने का। यहां पे देख रहे हैं कि लड़कियों की संख्या जो है ना लड़कों से कम है। कितना कम है? 50। फिर बाद में देख रहे हैं कि कुछ लड़कियों ने कॉलेज ज्वाइन किया है तो उसके बाद लड़कियों की संख्या जो है ना ज्यादा हो जा रही है। रेशियो से पता लग रहा है ना, लड़कों का रेशियो 2 है, लड़कियों का रेशियो 5 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 रेशियो ज्यादा है। मतलब बहुत सारी लड़कियों ने कॉलेज में दाखिला लिया होगा, ऐसा सोच सकते हैं। जाहिर सी बात है, संख्या देख के भी पता लग रहा है। ऑप्शन से आप इसको नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसा सोच लीजिए कि मानते हैं कि गर्ल्स जो है ना कॉलेज में x होंगी पहले और बॉयज हो जाएंगे x + 50। अब पूछेंगे क्यों प्लस किया? क्योंकि आप देख लीजिए यहां लड़कों की संख्या से 50 कम है लड़कियां। तो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा इससे 50 कम ही तो है। हम लोग कोशिश करेंगे कि निगेटिव में और फ्रैक्शन में मान ना लें, उससे बचे, उससे थोड़ा ठीक रहता है आगे कैलकुलेशन में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ लड़कियों ने कॉलेज में दाखिला लिया तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात, तो लड़का ऊपर रख लेते हैं 50, x + 50, लड़कियां हैं x। मान लेते हैं कि y लड़कियों ने और दाखिला लिया होगा, ऐसा सोच लीजिए। तो अनुपात हो जाता है 2:5, मतलब 2/5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 5x + 250 बराबर 2x + 2y। 2x को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 250 + 3x = 2y। और अगर y की बात करें तो ये हो जाता है 125 + 3x/2। यहां तक किसी को समझ नहीं आया तो बताइए। मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया होगा क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मैंने कुछ ऐसा लिखा नहीं है, बस एक इक्वेशन था उसको मैंने लिख दिया। अब यहां पे देख रहे हैं कि y का जो मान है ना इस फॉर्मेट में आया है 125 + 3x/2। अब यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि लड़कियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसने ज्वाइन किया हाल ही में। तो हाल ही में ज्वाइन करने वाली लड़कियों की संख्या y है। तो y का मान यहां पे न्यूनतम कब आएगा? और आपसे साफ साफ कहा जा रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब पूर्णांक होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। और जाहिर सी बात है लड़के या लड़कियों की संख्या फ्रैक्शन में हो भी नहीं सकता है, डेसिमल में तो नहीं बता सकते। मतलब यहां पे x का एक ऐसा मान सोचिए जो पूर्णांक हो जाए और न्यूनतम भी हो। तो न्यूनतम लेने के लिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे? लड़कों की संख्या 0 तो नहीं ले सकते, x का मान 0 हो नहीं सकता, तो 0 को छोड़ दीजिए। अगर हम यहां पे 1 रख लें, ऐसे सोच लीजिए कि 125 + 0 तो नहीं ले सकते क्योंकि लड़कों की संख्या 0 होने का मतलब
गलत हो जाएगा, है ना, कुछ तो है ना, लड़कों की संख्या 1 ले लेते हैं। तो 3 गुना 1/2 करेंगे तो यहां पे देख लीजिए ये फ्रैक्शन में आ जा रहा है, तो हम 1 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऐसा करते 2 कर लेते हैं, तो 2 2 किए तो कट गया, तो 125 + 3 128। तो हम कह सकते हैं कि हाल ही में जो ज्वाइन लड़कियां जो लड़कियों ने जो कॉलेज ज्वाइन किया है उसकी संख्या कितनी है 128, और लड़कों की संख्या कितने हैं 2। तो मतलब पहले लड़कों की संख्या 2 थे और उसके बाद x क्या है, सॉरी, लड़कियों की संख्या 2, लड़कों की संख्या 52, उसके बाद सीधे सीधी 128 लड़कियों ने और कॉलेज ज्वाइन कर लिया, उसके बाद इसका रेशियो बदल गया, ये 52 और अनुपात 130 हो गया, तभी जाके आपका रेशियो 2:5 है। मतलब हम कह सकते हैं कि लड़कों की जो मिनिमम संख्या है ना वो कहीं ना कहीं 128 है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें, या प्रश्न के उत्तर दें, मतलब एक ही क्वेश्चन होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, डायरेक्शन से है, दिशा परीक्षण से। अभी तक आप लोगों ने नॉर्मल डायरेक्शन का क्वेश्चन किया होगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्टी लेवल उससे थोड़ा ज्यादा है। इसमें कहीं ना कहीं कोडिंग को भी दिया गया है, कोड से रिलेट किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को शायद आप लोगों ने पहली बार देखा होगा, कुछ लोगों ने पहली बार देखा होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने देखा होगा या बनाया भी होगा। तो आप इसको करिए, क्या पता 2023 में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएं, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे पहले है डायरेक्शन, उसको हम पढ़ लेते हैं कि ए एंड बी का अर्थ है ए बी के 15 मीटर उत्तर में है। A@B का अर्थ है कि ए बी के 23 मीटर पूर्व में है। A#B का अर्थ है कि ए बी के 20 मीटर दक्षिण में है, और A%B का अर्थ है कि ए बी के 12 मीटर पश्चिम में है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि P%Q हैश R एंड S@T हैश U सत्य है, मतलब इसको आपको सही मानना है, ये सही है, और बिंदु X T के 5 मीटर दक्षिण में है, तो बिंदु X और बिंदु P के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहां पे ए बी दिया है, यहां पे PQRSTU इस फॉर्मेट में दिया है। तो देखिए ये जो ए बी है ना, इसको आपको ऐसा नहीं सोचना कि क्वेश्चन में भी आपको ए बी ही दिखेगा। ए बी का अर्थ है कि यहां पे कुछ भी हो, PQ हो, RS हो, बस आपको यहां पे सोचना है @ के बारे में, और पहला और दूसरा, मतलब पहला @ दूसरा, मतलब पहला जो है ना वो दूसरे के 15 मीटर उत्तर में, ऐसा सोच लेना है। इसका मतलब हुआ कि पहला जो है ना वो दूसरे के 23 मीटर पूर्व में है। तो वहां पे यहाँ पे P%Q है ना, तो आपको ये सोचना है कि यहाँ पे P%Q लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ के 12 मीटर पश्चिम में है, फिर Q है सार, मतलब QR के 20 मीटर दक्षिण में, ऐसा सोचना है। तो जैसे लिखा है वैसे वैसे इस डायरेक्शन से उठा के आपको एक क्या बोलते हैं डायरेक्शन बना लेना है, उसके बाद आपको उत्तर पता लग जाएगा कि न्यूनतम दूरी क्या है। हालांकि कुछ क्वेश्चन वही है, बट वहां पे क्या था कि सीधा सीधे लिखा होता था, यहाँ कोड के फॉर्मेट में दिया है, तो घबराना नहीं है, हम इसको करने की कोशिश करते हैं। यहां पे दिया है P%Q। अब इतना ही देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक एक करके लेंगे हम P%Q। तो P%Q का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ PQ के 12 मीटर पश्चिम में है, तो P पश्चिम में है Q के, तो हम ऐसे बना लेते हैं, यहां P है, यहां Q है, ये 12 मीटर पश्चिम में है P Q के, बन गया। उसके बाद देखिए ये इसको लेना है Q#R, QR के 20 मीटर दक्षिण में, Q दक्षिण में है R के, तो R यहां हो जाएगा और ये 20 मीटर दक्षिण में हो गया, क्लियर। उसके बाद है R एंड S, R S के 15 मीटर उत्तर में है, R जो है ना S के 15 मीटर उत्तर में है, मतलब यहां पे S ले लेते हैं, 15 मीटर उत्तर में है, मतलब यहां पे ऐसा कर लीजिए, यहां 15 और यहां 5 लिख लीजिए, हो गया ना 20, और इससे काम मेरा आसान हो जाएगा थोड़ा सा। S@T, S T के 23 मीटर पूर्व में है, तो S पूर्व में होना चाहिए T के, तो देखिए यहां तक तो 12 है, क्लियर, 12 और इधर 11 और बना दीजिए, हो गया ना 23, क्लियर। यहां पे कौन है, T, S जो है T के 23 मीटर पूर्व में है, क्लियर, ये भी हो गया आसान, 11 + 23, यहां पे एक चाहे तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए जिससे आपको थोड़ा आसान रहेगा। उसके बाद है T#U, TU के 20 मीटर दक्षिण में है, T जो है ना
यू के 20 मीटर दक्षिण में। तो देखिए यहां तक तो 15 है, ये 15 हो गया क्योंकि वो 15 है, तो 5 मीटर और ऊपर सोच लीजिए, तो कौन सा है ये टी जो है ना यू के, तो यहां है यू, ये 5 हो गया, ये 15, टी यू के 20 मीटर दक्षिण में है। उसके बाद कह रहा है कि x जो है ना, और यहां पे खत्म होने के बाद यहां पे कह रहा है x जो है ना t के 5 मीटर पूर्व में है, x जो है t के, तो देखिए x जो है t के 5 मीटर पूर्व में है, तो t के 5 मीटर पूर्व का मतलब आप मान लीजिए कि यहां पे होगा, ऐसे सोच लीजिए, है ना, ये 5 मीटर। तो देखिए ये पूरा 11 है, ये 5 है, तो इसको 6 मान लीजिए, यहां से यहां 6, ये टोटल 11 है ना। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बिंदु x और बिंदु P के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। P कहां पे है, तो आप ये देखिए कि P कहां पे है, x और P के बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है ना, x t के 5 मीटर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहां पे, x t के दक्षिण में है ना, x t के 5 मीटर दक्षिण में, तो यहां पे t है, क्लियर, x t के 5 मीटर दक्षिण में। ऑब्वियसली देखिए ये 5 है तो ये भी 5 है, मतलब ये एकदम बिल्कुल सीधा है, क्योंकि यहां 5 है ना, यहां भी 5 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है x और p के बीच की न्यूनतम दूरी, तो देखिए बहुत आसानी से बता देंगे, यहां से यहां का डिस्टेंस है कितना 11, तो जाहिर सी बात है यहां का भी डिस्टेंस 11 ही होगा। तो मेरा सही जवाब क्या होगा कि x और p के बीच की न्यूनतम दूरी 11 मीटर ही है। क्या लगा डायरेक्शन बहुत डिफिकल्ट है अगर इस फॉर्मेट में पूछा जाए तो? नहीं, बस आपको इसको समझने आना चाहिए। अब कभी भी ऐसा गलती, मतलब ऐसा मत सोचना, हालांकि गलती इसलिए वर्ड यूज नहीं कर सकता क्योंकि आपने कभी ऐसा गलती किया नहीं होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने बनाया है कि नहीं बनाया ये आपको पता होगा। लेकिन अगर कभी भी इस फॉर्मेट में डायरेक्शन दिया रहे तो आप सोचिएगा पहला दूसरा पहला दूसरा, ए बी यहां ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा कि अरे यार यहाँ ए बी दिया, यहाँ तो ए बी है ही नहीं, तभी तो ए और बी में ही ऐसा यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ ए बी है तो यहाँ टी यू है तो टी यू में भी यूज कीजिए। बस आप देखिए कि हैश है ना, तो हैश वाला पकड़ लीजिए यहाँ, बस क्लियर। तो मेरा सही जवाब है 11 मीटर। देखिए फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी वही है, एक तरह से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है लेकिन कोडिंग के फॉर्म में, जैसा डायरेक्शन किया था वैसे ही यहां भी करेंगे। तो आपने अभी तक नॉर्मल मतलब सिटिंग अरेंजमेंट किया होगा, लेकिन अब थोड़ा सा हाई लेवल का है, कोडिंग के रूप में है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें फिर से और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 8 व्यक्ति है ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है। फिर से है कि x@y का अर्थ है x y के बाएं से दूसरे स्थान पर है, x y का अर्थ है x y के विपरीत बैठा है, x डॉलर का अर्थ है कि x y के निकटतम पड़ोसी है, मतलब अगल बगल बैठे हैं, x% y का अर्थ है कि x y के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, x@y x एंड y का अर्थ है x y के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, x उसको मान लीजिए ये स्क्वायर मतलब टू दी पावर कहते हैं, x टू दी पावर y का अर्थ है x y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना, नहीं है मतलब x y साथ साथ नहीं बैठ रहे हैं। अब दिया गया कथन ये देखिए, h एंड e $g b हैश e c@g d हैश f e स्क्वायर रूट है ना, या स्क्वायर e टू दी पावर c टू दी पावर f। अब इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन b के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं फिर वही बात है, आपको ऐसा सोचना है पहला दूसरा पहला दूसरा, पहला दूसरे के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो यहां पे जहां भी @ होगा उसमें वो कंडीशन अप्लाई कर देना है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और सभी का मुख केंद्र की ओर है। तो चलिए हम सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, एक मेज बनाया जिसपे सब लोग खाने के लिए मान ले बैठे हैं, 8 लोग को बैठा दीजिए, सबका मुख केंद्र की ओर है तो सबका मुख केंद्र की ओर कर दीजिए। जाहिर सी बात है खाने बैठेंगे तो सबका मुख केंद्र की ओर ही होगा, या मीटिंग भी कर रहे होंगे तो सबका मुख केंद्र की ओर होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। अब यहां से चलते हैं H एंड E। अब देखिए एंड, यहां देखिए H एंड E का मतलब H E के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, H E के दाएं से
तीसरे स्थान पर बैठा है। आप ई कहीं पे भी बैठा है, उसके दाएं से तीसरे स्थान पे एच बैठा है। देखिए दाया इधर ही होगा ई का, बायां उधर होगा, है ना। तो दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा दिया। उसके बाद कह रहा है ई डॉलर जी, कहां गया डॉलर, ई जी का निकटतम पड़ोसी है। तो जी यहां पे भी आ सकता है, जी यहां पे भी आ सकता है। तो अब हम अभी दोनों जगह पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे क्योंकि पड़ोसी दोनों है। उसके बाद है बी एस ई, बी ई के विपरीत बैठा है। लीजिए बी के विपरीत बैठा दीजिए ई को। ई और बी आपस में एक दूसरे के फेस करके बैठे हैं या विपरीत बैठे हैं, जो समझ लीजिए। सी एट द रेट जी, सी जी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए अगर सी जी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठेगा तो जी का बायां किधर होगा, ये इधर होगा ना, तो सी यहां आ जाएगा। अगर जी यहां बैठा होगा तो यही हो रहा है ना, सी जी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है तो सी इधर होगा, और अगर जी यहां बैठा होगा तो ऑब्वियसली सी यहां पे हो जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज अभी लेके चलते हैं, इसके अनुसार यहां और इसके अनुसार यहां। ठीक, डी हैच ई एफ, तो हैच का मतलब डी एफ के विपरीत बैठा है। देखिए एक ही कंडीशन है डी एफ के विपरीत का, यहीं और कहीं जगह खाली नहीं है। तो डी एफ ऑब्लिक यहां लगाइए क्योंकि यहां पे एफ और डी विपरीत बैठा है तो कोई भी किसी के विपरीत हो सकता है। तो डी एफ या डी एफ उधर, आगे क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। उसके बाद क्या है ई स्क्वायर, ई टू दी पावर सी, ई टू दी पावर सी का मतलब ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देख लीजिए ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है का मतलब यहां पे सी पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब जी और सी यहां नहीं आ सकता। क्लियर हो गया ना, देखे कहीं ना कहीं वो आपका काम हो जाएगा। तो इसको हटा दीजिए यहां से, ई जी का निकटतम, ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब सी का जगह फिक्स हो गया और जी का जगह फिक्स हो गया। सी टू दी पावर एफ, सी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए सी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है मतलब यहां पे एफ नहीं आ सकता, तो 100% यहां पे क्या होगा, डी होगा। तो केवल यहां डी और केवल यहां एफ हो जाएगा। क्लियर, यहां डी हो जाएगा और यहां एफ हो जाएगा। अब एक कोई बचा है तो उसको लिख दीजिए, शायद ए बचा होगा, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी और एच। क्लियर हो गया ना, देखिए कितना आसानी से आपने बना लिया, बहुत आसान था। अब क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन बी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो बी के बाएं से तीसरे स्थान, देखिए दायां इधर बायां इधर, 1 2 3 ए होगा। सही जवाब क्या होगा कि बाएं से तीसरे स्थान पर ए बैठा है। किसी को यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान तरीके से आपको यहां पे बता दिया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न के बाद दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। संभावित उत्तरों के बीच चयन करने के लिए आपको डेटा और गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करना होगा। मतलब यह डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है और आपको पता है कि डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन सीसेट के पेपर में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए यहां पे डेटा सफिशिएंसी का प्रश्न लिया गया है। 10 आदमी एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। दो स्टेटमेंट है कि क्या इसकी मदद से दे सकते हैं या दूसरे के मदद से दे सकते हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं समान कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। किसी कार्य को पूरा करने में 2 पुरुषों द्वारा लिए गए दिनों की संख्या समान कार्य करने के लिए 3 महिलाओं द्वारा लिए गए दिनों की संख्या के समान है। स्टेटमेंट 1 मतलब ऑप्शन 1 में कह रहा है कि दोनों कथन अपने में प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ना तो 1 ना ही 2। दूसरा कह रहा है कि अकेले 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त तो है, लेकिन 1 अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। सी कह रहा है कि दोनों कथन को मिलाकर उत्तर देने के लिए आवश्यक है, लेकिन कोई भी कथन अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। चौथा कह रहा है कि कथन 1 अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन 2 अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब हमको ढूंढना है कि सही जवाब क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कि 10 आदमी कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। यहां पे कह रहा है पहले में 4 पुरुष मतलब 4 मेन और 6 वोमेन किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इससे कैसे आप बता पाएंगे कि 10 पुरुष या 10 व्यक्ति कैसे काम को पूरा कर लेंगे। यहां पे आदमी यहां पुरुष है तो एक ही बात समझिएगा, ठीक है, ये भी पुरुष ही है। तो आप कैसे निकाल पाएंगे कि
10 आदमी कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल का कोई इफिशियंसी का रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो ये अकेला तो पर्याप्त नहीं है। तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। उसके बाद अगर दूसरे को देखें कि किसी कार्य को पूरा करने में 2 पुरुषों मतलब 2 आदमियों के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या समान कार्य के लिए 3 महिलाओं के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या के बराबर है। मतलब आप कह सकते हैं कि 2 महिलाओं का जो इफिशियंसी है ना, वो कहीं ना कहीं 3 महिलाओं 2 आदमियों की जो इफिशियंसी है वो कहीं ना कहीं 3 महिलाओं के बराबर है। तो इससे भी मुझे नहीं लगता कि आप इसका उत्तर दे पाएंगे कि 10 आदमी कितने दिनों में काम करेंगे, क्योंकि यहां पे कोई दिनों की संख्या तो दी भी नहीं है। अगर दिनों की संख्या दी होती तो आप बना लेते कि 10 क्या नाम है 2 पुरुषों द्वारा लिए गए दिनों की संख्या 50 है, तो और 3 महिलाओं के द्वारा भी लिए गए दिनों की संख्या 50 है, तो आप निकाल लेते। लेकिन यहां नहीं दिया हुआ है, बस यहां रेशियो है कि मेन और वोमेन का रेशियो 3/2 के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो इससे भी नहीं हो पाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अकेले अकेले दोनों तो नहीं दे पाएगा। मतलब कथन 2 अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ना तो 1 ना ही 2 अपने आप में प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक ये बचा, या तो दोनों मिलाकर भी नहीं दे पा रहे हैं या दोनों मिलाकर दे पा रहे हैं, ये आपको ढूंढना है। अब एक बात समझिए कि अगर हम यहां पे ये देख ले कि मेन और वोमेन का रेशियो, अगर देखिए बहुत ज्यादा अगर आप समझदार होंगे तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर रेशियो दिया हुआ है और ये चीज इक्वेशन दिया हुआ है तो आप मजे मजे में बता देंगे कि 10 आदमी हो या 50 आदमी हो या 10 महिलाएं हो या 50 महिलाएं हो, आप आराम से बता देंगे कि कितने दिनों में कार्य पूरा हो सकता है। तो इसका सही जवाब तो यही हो जाएगा कि दोनों कथन मिलाकर हम उत्तर दे पाएंगे। लेकिन अब कुछ लोगों का यह कहना होगा कि कैसे आप ये बात कह सकते हैं, तो सुनिए। हालांकि देखिए डेटा सफिशियंसी में हमेशा याद रखिएगा आंसर यूनिक होना चाहिए और आंसर निकालने का जरूरत भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आंसर निकल जा रहा है। लेकिन चलिए आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दें। हम यहां पे लिख सकते हैं ना कि 3 मेन जो है मतलब 2 मेल 3 वोमेन के बराबर है, ये तो लिखा हुआ, ये दोबारा लिख लिए। तो 4 मेन कहीं ना कहीं 6 वोमेन के बराबर है। क्लियर, मतलब 6 वोमेन 4 मेल के बराबर है, कह सकते हैं ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 4 मेल और 6 वोमेन को हम 4 मेल ही लिख लें, क्योंकि 6 वोमेन का मतलब ही है 4 मेन, है ना। तो 4 + 4 मतलब 8 जो पुरुष है ना वो किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो 8 पुरुष अगर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते तो एक 20 × 8 में, और हमसे पूछा जा रहा है 10 आदमी, तो 10 कितने दिन में कर लेंगे, तो 20 × 8/10 मतलब 16 दिन में। जब आपका उत्तर 16 पता चल गया तो यही तो हमको बताना था। हालांकि 16 ला के दिखाना नहीं था, बस उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा डाउट हो गया होगा कि कैसे निकलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि एक्स का जन्म वाई और जेड की शादी के 3 वर्ष बाद हुआ था। मतलब एक्स चिल्ड्रन है, वाई और जेड पेरेंट है, ऐसा सोच लीजिए। जबकि वाई जेड से 3 वर्ष छोटा है। वाई जेड से 3 वर्ष छोटा है। वर्तमान में एक्स वाई से 20 वर्ष छोटा है और 3 वर्ष बाद जेड और वाई की उम्र का अनुपात 11:10 होगा। तो ज्ञात कीजिए कि वाई और जेड की शादी वर्तमान से कितने वर्ष पहले हुई थी। ऐसा क्वेश्चन आता है ना सीसेट में, इसी तरह तो क्वेश्चन पूछता है सीसेट में, घुमा घुमा के, डिफिकल्टी लेवल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, बस आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी ट्रिकी है। अब हम चलते हैं यहां से कि एक्स का जन्म वाई और जेड की शादी के 3 वर्ष बाद हुआ है। चलिए ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लास्ट में इसी से आंसर निकलेगा। यहां से चलते हैं, जबकि वाई जेड से 3 वर्ष छोटा है। तो वाई छोटा है ना जेड से, तो हम यहां पे सोच लेते हैं कि वाई का जो उम्र है ना वो ए रहा होगा, तो जेड का उम्र a+3 होगा। यही होगा ना कि वाई जेड से 3 वर्ष छोटा है। फिर से वही है, निगेटिव में लेने से बचते हैं या फ्रैक्शन से। वर्तमान में एक्स वाई से 20 वर्ष छोटा है। क्लियर। अब यहां पे ये भी देखा जा रहा है कि 3 वर्ष, अभी इसको भी छोड़ दीजिए, एक्स वाई से 20 वर्ष छोटा है, अभी हम इसको भी स्किप करते हैं। 3 वर्ष बाद जेड और वाई का अनुपात 11:10 हो जाता है। तो 3 वर्ष बाद वाई और जेड का अनुपात 11:10, जेड और वाई का। तो जेड ऊपर है तो a+3 क्योंकि 3 वर्ष बाद, अब बटे a+3 क्योंकि 3 वर्ष बाद, अनुपात 11/10। तो देखिए यहां से a का मान बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए 10a
प्लस 60 बराबर 11A प्लस 66, यही होगा ना, कोई दिक्कत? सॉरी 33 है ना, यहाँ पे 33 हो जाएगा। तो ए का जो मान है ना वो आराम आराम से यहाँ पे आप बता दिए 27 साल, मतलब ए का मान यहाँ पे 27 हो जाएगा, जेड का मान यहाँ 30 हो जाएगा, और वाई एक्स का भी मान देखिए पता लग जाएगा। एक्स वाई से 20 वर्ष छोटा है, तो वाई से 20 वर्ष छोटा का मतलब 27 माइनस 20 7। देखिए एक्स वाई और जेड का आपने अभी का उम्र, वर्तमान का उम्र पता कर लिया, वर्तमान का उम्र आपने पता कर लिया। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाई और जेड की शादी वर्तमान से कितने वर्ष पहले हुई। तो देखिए 7 वर्ष का तो उसका मतलब बच्चा है, एक्स जो भी होगा बेबी 7 वर्ष का है मतलब बच्चा ही है, और उसका जो जन्म हुआ है ना वाई और जेड की शादी के 3 वर्ष बाद हुआ है, तो मतलब 7 साल ये और 3 साल वो, तो दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब उसकी शादी कहीं ना कहीं वर्तमान से 10 वर्ष पहले हुई थी। कितने वर्ष? 10 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले और 3 वर्ष पहले, और क्योंकि 3 साल के बाद एक्स का जन्म हुआ था। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है अभी, है ना, सीसेट में कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से पहले जो प्रीवियस ईयर करा रहे थे तो ऐसा क्वेश्चन था कि शादी के इतने दिन के बाद जन्म हुआ था या इतने वर्ष के बाद, लगभग उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को उठाया गया। इसलिए मैंने कहा है कि जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आपके पैटर्न को देखते हुए बनाया गया है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि कहीं एज इट इज क्वेश्चन ना आ जाए एग्जाम में, या डेटा चेंज करके ना आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक बर्तन में 1000 लीटर एसिड ए और 500 लीटर एसिड बी है, मतलब दो क्वांटिटी है एसिड का, एक बर्तन में 1000 लीटर एसिड ए है और 500 लीटर एसिड बी है। बर्तन से x लीटर मिश्रण निकाला जाता है। देखिए यहां पे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, और मिश्रण में y लीटर एसिड बी मिला दिया जाता है। इसके बाद फिर मिश्रण से z लीटर मिश्रण निकालकर क्रमशः x, y और z के संभावित मान क्या होने चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में एसिड ए और एसिड बी की मात्रा बराबर हो जाए। अम्ल या एसिड ए की बात है। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसका तो दो तरीका है, या तो आप डिटेल में बना लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन बनेगा, दिमाग खराब हो जाएगा और गलती होने की संभावना हर एक स्टेप के बाद होगा। लेकिन अगर हम इसको ऑप्शन से बनाने की कोशिश करेंगे ना तो शायद बहुत जल्दी में आप इसको सॉल्व कर लेंगे विद इन 1 मिनट। लेकिन पहले क्वेश्चन को समझना है कि एक बर्तन है, उसमें दो क्वांटिटी में एसिड है। एक एसिड का जो प्रकार है पहला वो 1000 लीटर है, और दूसरे प्रकार जो एसिड है बी वो 500 लीटर, मतलब टोटल 1500 लीटर एसिड है। बर्तन से x लीटर मिश्रण, यहां पे मिश्रण वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जब आप एसिड निकालेंगे ना या कुछ भी निकालेंगे तो दोनों एसिड निकलेगा, ए भी निकलेगा और बी भी निकलेगा। क्वांटिटी किस अनुपात में निकलेगा? जिस अनुपात में इसमें एसिड डला हुआ है। 1000 और 500 का अगर अनुपात निकालेंगे तो 2:1 होगा, मतलब 2:1 में निकलना शुरू होगा। फिर वही किया गया कि निकाला गया और y लीटर एसिड मिला दिया गया, मतलब इसमें y लीटर एसिड और डाल दिया गया, 1 अनुपात में निकाल के y लीटर डाल दिया। उसके बाद फिर वही काम किया कि मिश्रण से z लीटर निकाला गया, अब फिर अनुपात बदल जाएगा ऑब्वियसली। उसके बाद पूछा जा रहा है कि x और y और z का संभावित मान बताइए जिसमें कि लास्ट में एसिड ए और एसिड बी की मात्रा एकदम बराबर हो जाए, मतलब 1:1, 1:1 के अनुपात में एसिड ए और एसिड बी दिखे। हम इसको कभी भी ऐसा गलती नहीं करेंगे डिटेल में बनाने का, इसको ऑप्शन से बनाइए। ए और बी, 1000 लीटर एसिड ए है और 500 लीटर एसिड बी है, ठीक है। अब हम इसमें एक बात समझिए कि 300 लीटर निकाला गया है मिश्रण, एसिड ए नहीं निकाला गया है। तो मिश्रण निकालने का क्या मतलब हुआ? 300 लीटर को जब आप निकालेंगे किस अनुपात में निकलेगा? जिस अनुपात में एसिड है। तो 1000 और 500 का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1, मतलब 2:1 मतलब 2 + 1 का मान, तो कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 100, मतलब 100 यूनिट है, 100 जो है लीटर 1 यूनिट का मान है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 200, मतलब कहीं ना कहीं इससे 200 लीटर निकलेगा, 800 बचा, और इससे कहीं ना कहीं 100 लीटर निकलेगा और 400 बचा। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें y लीटर एसिड मिलाया गया है, y लीटर का मतलब 400 मिला दिया, तो अब ये देखिए 800 हो गया। उसके बाद क्या है? फिर से z लीटर मिश्रण निकाला गया है। अब z लीटर मिश्रण निकालने का मतलब क्या हो गया कि अब जो है दोनों का अनुपात अभी देखिए कितना है, 800 और 800,
800 और 800 का अनुपात कितना होता है? 1:1। जब 200 लीटर निकालेंगे तो 2 अनुपात का मान 200 है, तो 1 अनुपात का मान 100, मतलब इससे भी 100 निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 700। और जब इससे भी 100 निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 700। तो आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में दोनों एसिड का मान 700 और 700 ही है। अगर आप इस फॉर्मेट को लेके चले 300, 400 और 200, तो मेरा 700 700 आ गया। मतलब कुल मिला के जो बोला गया था कि लास्ट में मिश्रण में एसिड ए और एसिड बी की जो मात्रा है ना वो बराबर हो जाए, तो ऑब्वियसली यहां पे बराबर हो गया। अब आप कहेंगे कि दूसरा और तीसरा चौथा चेक करने की जरूरत है क्या? तो बिल्कुल नहीं है, पहला ही ऑप्शन सही है। एक ट्रिक बताते हैं, बहुत आसान और बहुत अच्छा, जिससे आपको मजा आ जाएगा कि ये भी करने की जरूरत नहीं थी, ये भी करने का जरूरत नहीं था, बस ऑप्शन देखते और आंसर आ जाता। कैसे? तो चलिए बताते हैं। यहां पे आपको बस एक चीज ध्यान रखना था कि अनुपात क्या था? 2:1। मतलब एसिड को निकालना था 2:1 में, ए और बी से 2:1 में। तो 2:1 का मतलब 2 + 1, मतलब 3 अनुपात का ही मान जो होगा ना वो x के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे एक चीज देख रहे हैं कि यहां पे 100 है, यहां 200 है, यहां 100 है, तो 100 200 ये कहीं भी 3 से भाग नहीं लगता ना, डेसिमल में आता, फ्रैक्शन में आता, और इकलौता यहां 300 जो है ना वो कहीं ना कहीं भाग लग जा रहा है। तो आप पहले ही सोच लेना कि फ्रैक्शन में संभव नहीं होगा कभी भी लास्ट में बराबर होना। पता है क्यों? फ्रैक्शन में होता अगर वो थोड़ा कटने वाला फ्रैक्शन हो जाए, तो 100/3 जो है ना वो एकदम 33.333 ये चलता रहेगा। जैसे होता ना कि हाँ भाई ठीक है, 100 बटे मान लेते हैं कि ऐसे सोच लीजिए कि 120/6 दे दे, 20 हो जाता है, या ऐसा फ्रैक्शन हो जैसे 100 बटे मान लेते हैं कि 8 दे दें तो ये 12.5 हो। ऐसा हो तो फिर भी चल जाएगा कि लास्ट में संभावना है कि चलो मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे डेसिमल बहुत ज्यादा 5 5 5 5 3 3 3 रिपीटेशन नहीं हो रहा। तो रिपीटेशन नहीं हो रहा इसका मतलब है कि संभावना बन सकता था, लेकिन ये यहां पे ना सारी जगह रिपीटेशन हो जाएगा। देखिए 100/3 33.33, 200/3 66.66, 100/3 33.33। तो ऐसे में एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा, और मुझे मान चाहिए रेशियो में एकदम 1:1 में। मतलब ये गारंटी के भी साथ मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन जल्दी पहुंचने का तरीका बता रहा हूं, क्या पता हो भी जाए, लेकिन बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट। तो आप आंख बंद करके इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते थे अगर आपके पास समय का अभाव हो, और अगर आप बनाने का आपके पास कोई और रास्ता ही ना बचे तो आप ये काम कर लेना। 99.99% है कि आंसर सही होगा। बाकी ऑप्शन से अगर बना लेते हैं, ये तरीका पता है तो बेस्ट है। अगर कोई इसको भी भूल जाए उसके लिए बता रहा हूं। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसको देख के ही कुछ लोगों मतलब उसको डर लग गया होगा कि ऐसा क्वेश्चन क्या है, मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। हम इसको करने की कोशिश करते हैं। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए प्रतिदिन m घंटे काम करके किसी काम को a दिनों में पूरा कर सकता है, और b उसी काम को n घंटे प्रतिदिन करके b दिनों में पूरा कर सकता है। यदि उनमें से प्रत्येक अपने काम के घंटे प्रतिदिन 4 घंटे कम कर देता है, तो उनमें से प्रत्येक को काम पूरा करने में 5 दिन और लगेंगे। mn जो है वो कहीं ना कहीं 16 से छोटा होना चाहिए, कंडीशन है। निम्नलिखित में से कौन सा समय लिया गया है यदि a और b एक साथ काम करना शुरू करते हैं, जैसे कि a ने प्रतिदिन m घंटे काम किया और b ने n घंटे काम किया। तो यहां पे ये भी कंडीशन है कि m n और a b सभी पूर्णांक है। मतलब यहां पे भी साफ साफ लिखा गया है कि a b m n ये एक पूर्णांक है, मतलब कंप्लीट नंबर है, डेसिमल वगैरह में नहीं है, निगेटिव इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, ये पहले ही खारिज कर दिया गया है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत लंबा चौड़ा भी है, लेकिन मजेदार है। ट्राई करते हैं। ए प्रतिदिन m घंटे काम करके किसी काम को a दिन में करता है, मतलब हम कह सकते हैं कि m इंटू a है ना, यही तो होता है कुल कार्य, मतलब पुरुषों की संख्या और जितने दिनों में काम किया है वो क्या है, कह सकते हैं काम है टोटल। और b उसी काम को n घंटे करके b दिनों में पूरा करता है, तो n गुना b भी लिख दीजिए, इक्वल टू दोनों क्या है ना अपने काम के को 4 घंटे कम कर देता है, और 5 काम को पूरा करने में 5 दिन और लग जाते हैं। तो हम कह सकते हैं m क्या है, घंटा है, 4 घंटा कम कर रहा है, तो m - 4
इंटू ए प्लस 5, तभी इक्वेशन बैलेंस होगा। कह सकते हैं ना, ये कह सकते हैं ना कि m गुना n बराबर m माइनस 4, तो a प्लस 5 करना पड़ा, दोनों इक्वेशन बैलेंस है। उसी तरह यहां n माइनस 4 गुना b प्लस 5, b प्लस 5 ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहां पे b को अच्छे से लिख लेते हैं, गुना b प्लस 5, माइनस नहीं है, ध्यान रखिएगा प्लस में है। इसको भी लिख ही लेते हैं अच्छे से, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। b प्लस 5 क्लियर। अब इसको पहले सॉल्व कीजिए। देखिए अगर हम पहले को सॉल्व करते हैं ना तो क्या हो जाएगा, ma बराबर ma प्लस 5a माइनस 4a माइनस 20, क्या हो जाएगा माइनस 20, है ना। जब इसको सॉल्व किए, इसको तो गुना करना आता ही होगा लोगों को, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। यहां ma कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं 5a माइनस, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, 5ma प्लस यहां पे 5m हो जाएगा, यहां गड़बड़ हो गया, 5m लिखेंगे इसको, अब माइनस 4a। ठीक है, तो 5m यहां पे m है, 5m ma बराबर ma प्लस 5m, है ना। तो ma कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 5m माइनस 4a इज इक्वल टू 20, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 1। अगर दूसरे को सॉल्व करें तो देखिए NB यहां भी कटेगा, लेकिन लिख लेते हैं, आप ऐसा ना सोचे कि जल्दी करके चले गए। तो NB माइनस, यहां पे अगर इसको गुना करेंगे n को फिर 5 से, तो 5n माइनस 4b, और यहां भी माइनस 20 होगा, यहां भी NB कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 5n माइनस 4b इज इक्वल टू, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। m और a का मान यहां पे क्या लेंगे जो कि 20 हो सकता है, और n और b का यहां पे क्या मान लेंगे जो कि 20 हो सकता है। तो हम यहां पे देखें कि अगर हम m का मान यहां पे 10 ले लें और a का मान यहां पे 5 ले लें, तो मेरा काम हो जाएगा क्या, या 8 ले लें, 8 और 5 से हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 ले लेते हैं, 10 के जगह हम यहां पे m का मान 8 ले लें और a का मान यहां पे 5 ले लें, तो देखिए काम हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 4 गुना 5 20, तो 40 में 20 जाएगा तो 20 हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पे m का मान 8 और a का मान 5 है। ठीक है, तो यहां पे ये पॉसिबिलिटीज है, और यहां पे भी काम कर जाएगा, 5 गुना 8 40 माइनस 4 गुना 5 20, तो यहां भी 20 हो जाएगा। एक और पॉसिबिलिटीज है कि अगर हम m का मान 12 ले लें, 12 पंचे 60, और यहां पे मान लेते हैं कि 10 ले लें, है ना, 12 और 10 ले लें, तो काम हो जाएगा क्या। तो देखिए 12 पंचे 60 और 10 चौके 40, 60 में 40 जाएगा 20, तो 12 और 10 ले लें, यहां भी 12 और 10 से काम बन जाएगा। यही दो संभावना है। और यह भी ध्यान रखना था कि आपका m और n जो है ना वो कहीं ना कहीं 16 से छोटा हो, तो अब लेंगे ज्यादा, मान लेते ज्यादा में पॉसिबल होगा, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि 16 से ज्यादा लेना भी नहीं है। तो बस यहीं पे रुक जाइए, 8 और 12 पे 5 और 10 आ रहा है आपका a का मान और b का भी मान, है ना, a का भी मान b का भी मान, क्योंकि यहां पे b भी लेना है एक तरह से, b का भी मान आप ले सकते हैं 5 और 10 ही। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जैसा कि m घंटे काम किया, b ने n घंटे काम किया, और दोनों को लेता है, एक लेता है a दिन और b लेता है b दिन, क्लियर। तो a लेगा अगर a दिन, b अगर लेता है b दिन, कैपिटल A कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, a लेता है a दिन, b लेता है b दिन। तो आपसे अब यह पूछा जा रहा है कि क्या क्या संभावना हो सकता है अगर दोनों मिलकर काम करता है, क्या क्या उत्तर हो सकता है, 5 दिन होगा, 4 दिन होगा, 10/3 दिन होगा, 2.5 दिन होगा, या 7/2 दिन होगा। तो हम ऐसा सोचते हैं कि एक बार a अगर ले 5 दिन, क्योंकि दोनों संभावना है ना, a 5 और 10 हो सकता है, तो एक बार चलिए फ्रेश पेज पे करते हैं, क्योंकि आप यहां पे नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। ऐसे सोचिए कि a है यहां पे 5 और 10 दोनों मान संभव है इसका, और b का भी मान 5 और 10 दोनों संभव है। तो हम a को एक बार ले ले 5 और b को एक बार ले ले 10, a को एक बार ले ले 10
बी को ले ले 5, लेकिन बात वही है, याद रखिएगा एक ही बात है, इसको हम अभी बताएंगे क्यों नहीं लेंगे। और एक बार ले ले ए को 10 और बी को भी 10। और एक संभावना ये ले सकते हैं कि ए को भी लीजिए 5 और बी को भी लीजिए 5। अब इससे ज्यादा है क्या संभावना? इससे ज्यादा संभावना नहीं, सब हो गया। अगर ए 10 दिन ले, ए 5 दिन ले और बी 10 दिन ले, तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? तो देखिए इस दोनों को देखते हुए एक फिगर सोच लेते हैं 10, है ना। तो इसको 2 यूनिट और ये 1-2 यूनिट पढ़ दे, तो 10/3 मतलब एक तो हो जाएगा 10/3 दिन में कार्य समाप्त। दूसरी बार भी लेंगे तो इसमें भी 10/3 ही आएगा, आपको पता है, क्योंकि बस डिजिट चेंज हुआ है ए और बी का, लेकिन आंसर यही आएगा। 5-10 को देखते हुए 10 माने थे, ये 2 यूनिट पर डे करता है, ये 1 यूनिट पर डे करता है, तो 10 यूनिट को करने में 3 यूनिट पर डे लगेगा, तो 10 कार्य को पूरा करने में 10/3 दिन लगेगा। उसी तरह यहां भी 10/3 लगेगा। अगर 10-10 को देखते हुए 10 लें तो ये 1 यूनिट मतलब 2 यूनिट 1 दिन में, तो 10 कार्य को करने में यहां पे लगेगा 5 दिन। क्लियर? यहां पे लगा 10/3 दिन, यहां 10/3 दिन। अब 5-5 लेंगे तो 5 ही मान लेते हैं, तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट 1 दिन में कार्य होता है, 5 काम को करने में 5/2 मतलब 2.5 दिन। बस उत्तर में अब चले जाइए, क्या क्या संभावना है? 10/3, 10/3 को एक ही बार सोचिए, तो 10/3, 5 और 2.5, 10/3, 5 और 2.5, तो ढूंढिए। 5 तो मिल गया, 10/3 भी मिल गया और 2.5 भी मिल गया। 7.5 नहीं हो सकता और 4 दिन भी नहीं हो सकता, तो मेरा सही जवाब क्या होगा? 1, 3 और 4। बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन वीडियो को आप दोबारा जब देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब यहां पे था कि ए और बी का संभव मान पता करना था। इतना कहानी से ये बता दें, लास्ट का कहानी बस आपको, कि ए और बी का मान पता करना था आपको। कंडीशन भी था कि ए बी एम एन सारा पूर्णांक हो। दूसरा कंडीशन ये था कि एम एन 16 से छोटा हो। इस वजह से यहाँ पे 2 ही मान पॉसिबल हो पाया, 5 और 10। जब 5 और 10 लेकर आए तो हम यहाँ पे ए को 5 या 10 ले सकते थे, बी को भी 5 या 10 ले सकते थे। अगर ए को 5 लिए तो बी को 10 ले लिए, अगर ए को 10 लिए तो बी को 5 लिए, अगर ए को 10 बी को 10 भी ले लिए, और ए को भी 5 बी को भी 5 ले लिए। मतलब ए को 10 दिन लगा तो बी को भी 10 दिन लगा, ऐसा सोच लिए। अगर ए को 5 दिन लग रहा है, बी को 10 दिन लग रहा है, तो दोनों मिलकर 10/3 में काम खत्म कर लिया। 10/3 दिन में ए को 10 बी को 5 लगा तो वो भी 10/3 में हो रहा था खत्म। अगर ए 10 दिन ले रहा है, बी 10 दिन ले रहा है, तो दोनों को मिलके 5 दिन लग रहा था। और अगर ए 5 दिन ले रहा है, बी 5 दिन ले रहा है, तो दोनों मिलकर 2.5 दिन में काम खत्म कर रहा था। तो मतलब आपसे बस ये पूछा गया था कि ए और बी के कितने संभव मान हो सकते हैं, मतलब कितने दिनों में संभव काम खत्म कर सकते हैं अगर ये संभव मान ले तो मेरा 5 ऑप्शन था वहां पे, तो मेरा उसमें 3 सही था, 1, 3 और 4, है ना, 1, 3 और 4। तो 1 और 3 और 4 पे हमने टिक कर लिया, तो यही मेरा सही जवाब है। 5 दिन, 10/3 दिन और 2.5 दिन, ये संभावना है। तो चलिए इस तरह आज हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज को खत्म कर लिया। सीरीज नहीं था, ये एक ही एपिसोड था, तो हमने इसको आज खत्म कर लिया। और जाहिर सी बात है आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस प्रीवियस ईयर से भी अच्छे सब प्रश्न इसमें थे, और कहीं ना कहीं इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपको पता लगे कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे की मतलब 28 मई की परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से जीएस पेपर 2 को दीजिएगा। मेरी मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अच्छे से पेपर दें और ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को देखिएगा, जिससे आपका पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। 80 मार्क्स में 80 क्वेश्चन में से 30 से 40 क्वेश्चन को हल करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप मैथ रीजनिंग को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे। समय है, 3-4 दिन है, आप चाहे तो 2-2, 3-3 वीडियो पर डे भी देखेंगे तो आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाले एपिसोड को 2-3 बार देख लेना है, तो कहीं ना कहीं आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।